हेलो फ्रेंड्स, तो अपना नेक्स्ट लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में शुरुआत करते हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने है ना एमिशन स्पेक्ट्रम है ना थोड़ा अपना बच गया था लास्ट टर्न पे जाते आते। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने आपको काफी ढंग से समझा दिया था कि वहां पे क्या होता है। एक अपन सैंपल लेते हैं, उस पर अपन लाइट डालते हैं, तो सैंपल क्या करता है, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी कुछ लाइट को अलाउ करता है पास करने के लिए। ठीक है, तो वो अपन ने सारी चीजें देख ली थी। तो आज हमको शुरुआत करनी है एमिशन स्पेक्ट्रम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द है ना एमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे नाम बता रहा है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे पास प्रिज्म हो गया। ठीक, ये अपने पास कुछ इस तरीके से स्लिट का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो हम इस पे क्या करते हैं, व्हाइट लाइट इस तरीके से, व्हाइट लाइट है ना, वी आर प्रोजेक्टिंग व्हाइट लाइट ऑन दिस प्रिज्म। तो जैसे ही इस प्रिज्म पे व्हाइट लाइट पड़ता है ना, ये सपोज करो अपना एक फोटोग्राफिक प्लेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, व्हाइट लाइट जो होगा क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। ठीक है, डिस्पर्स करेगा। तो इस तरीके से कुछ डिस्पर्जन होगा और वो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, पूरा इस तरीके से मिल जाएगा देखने को। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे जो व्हाइट लाइट स्प्रेड करेगा है ना, अभी व्हाइट लाइट जो स्प्रेड करेगा किस तरीके से स्प्रेड करेगा ये है ना, दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट। अभी मैं लिख दूंगा सब कुछ। तो बेसिकली आपने रेनबो देखा है सब लोगों ने, रेनबो रेनबो कैसा नजर आता है अपन को, पूरा कंटिन्यूस नजर आता है। तो यहां भी क्या मिलने वाला है अपन को, पूरा विबग्योर मिलने वाला है, VIBGYOR इस तरीके से। ठीक है, ये अपना स्पेक्ट्रम अपन को नजर में आएगा और ये विबग्योर कुछ इस तरीके से नजर में आएगा अपन को। ठीक है, ऊपर क्या रहेगा, रेड कलर रहेगा, नीचे क्या रहेगा है ना, वॉयलेट कलर रहेगा। तो इस तरीके से कुछ डिस्पर्जन होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना प्रिज्म हो गया, काफी आसान है ये प्रिज्म। दीज आर स्लिट्स है ना, एंड दिस इज ऑफ कोर्स फोटोग्राफिक प्लेट। ये क्या हो गया, अपना फोटोग्राफिक प्लेट हो गया। अब सिंपल अगर अपन इसमें देखें है ना, फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर अपन सिंपल इसमें देखें तो अपन को क्या नजर आ रहा है कि जो रेड कलर है ना, रेड कलर इज डिफ्लेक्टेड लीस्ट। रेड कलर जो है डिफ्लेक्टेड लीस्ट, ये क्या हो रहा है, सबसे कम डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से अपन रेड को क्या यूज करते हैं, ट्रैफिक लाइट में या फिर सिग्नल वाली लाइट पे अपन रेड को यूज करते हैं, बिकॉज ये क्या होता है, बहुत कम डिफ्लेक्ट करता है, बहुत स्मॉल अमाउंट से डिफ्लेक्ट करता है। तो ओवरऑल लॉन्ग रेंज इसको अपन आराम से देख पाते हैं। वही जो वॉयलेट है, वो वॉयलेट क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपन नीचे रखते हैं, वॉयलेट का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा। रेड विल शो द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो काफी अपन को क्लियरली नजर आ रही है चीज। ठीक है, अब जो डिस्पर्जन होगा है ना, डिस्पर्जन बेसिकली जो होता है, डिस्पर्जन इन टर्म्स ऑफ अगर अपन एंगल की बात कर ले, ठीक है, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है ना, और 1 लैम्डा के इनवर्स हो जाएगा ऑफ कोर्स, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा आर इनवर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये रिलेशन होता है, अगर अपन इन टर्म्स ऑफ अगर एंगल निकालना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका होता है, वॉलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है और रेड का फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो बिकॉज वॉलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो क्या करेगा, ज्यादा डिस्पर्स करेगा बाय लार्जर अमाउंट ऑफ एंगल, और रेड करेगा काफी स्मॉल एंगल से डिस्पर्स। तो ये अपना बन गया एक एमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वी हैव एमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी अपन ने कंटिन्यूअस देखा, तो नेक्स्ट वी हैव एमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ना, एमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या लेंगे अपन, एक एक्साइटेड सैंपल लेंगे, एक्साइटेड सैंपल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज एक्साइटेड सैंपल, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, याद करें अपन ने पढ़ा था हीटिंग ऑफ सब्सटेंस एंड कूलिंग ऑफ सब्सटेंस। तो जब अपन सब्सटेंस को हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, सब्सटेंस कहां पहुंच जाता है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। तो अपन इस तरीके से माने कि अपन ने कौन सा सैंपल लिया है,
जो ऑलरेडी हीटेड था, जो क्या था, ऑलरेडी हीटेड सब्सटेंस था, है ना, एक्साइटेड सैंपल। ठीक है, ये कौन सा सैंपल है, एक्साइटेड सैंपल है। अब अगर ये सैंपल कूल डाउन करेगा, है ना, अगर सैंपल क्या करेगा, कूल डाउन करेगा, तो जैसे ही ये सैंपल कूल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, है ना, यहां पे समझें इसको कि इलेक्ट्रॉन्स कहां है, ऑलरेडी हायर एक्साइटेड स्टेट में है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे तो क्या कुछ एनर्जी बाहर वापस से देंगे, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे तो कूल डाउन का स्टेट होगा, स्टेट ऑफ कूलिंग होगा, और क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था ऊपर जाने के दौरान, क्या करेगा, उसी एनर्जी को वापस से बाहर निकाल देगा। तो जब ये एक्साइटेड सैंपल अगर जब वापस से कूल डाउन करेगा, है ना, तो क्या होगा, बेसिकली यहां से कुछ रेडिएशंस बाहर निकलेंगे, और ये जो रेडिएशंस बाहर निकलेंगे, दीज रेडिएशंस वी आर पुटिंग ऑन अ प्रिज्म। ठीक है, और फिर क्या करें, उनको डिफ्रैक्ट करवा के अपन कहां पे ले लें, है ना, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे अपन इनको स्टडी करने के लिए ले लें। ठीक है, तो अब ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा, अब ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा इसको अपन क्या बोल देंगे, एमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, बहुत आसान रहेगा समझने के लिए अपने, क्योंकि इसका जो एक और कॉन्ट्ररी पार्ट है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो अपन समझ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब यहां पे कौन सी रेज बाहर निकलेंगी आप खुद सोच के देखें। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने बोला था कि कुछ चीजें क्या हो गई हैं, एब्जॉर्ब हो गई हैं, और उन्होंने क्या किया, इसको एक्साइट करवाने में मदद करी। ठीक है, अब जो रेज एब्जॉर्ब हुई थी वहां पे, वही क्या हो जाएंगी, यहां पे वापस से एमिट हो जाएंगी। तो अगर अपन इस स्पेक्ट्रम को बहुत ध्यान से समझें, मैं कलर चेंज कर देता हूं, तो क्या नजर आएगा अपन को, इस तरीके से कुछ ब्राइट लाइंस नजर आएंगी, है ना। अब ये कौन सी लाइंस है, दीज आर ब्राइट लाइंस। ये कौन सी लाइंस है दोस्तों, दीज आर ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड, ऑन डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, ये तो कब होगा, तो अपने पास एटॉमिक सैंपल होगा, है ना, फॉर एटॉमिक सैंपल। ठीक है, एंड दिस इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम है ये, डिसकंटिन्यूअस एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इन केस ऑफ एटॉमिक सैंपल पता है अपन को मिलता है ये। ठीक है, तो यहां पे क्या होने वाला है, दिस इज ऑल डार्क, ये क्या है, पूरा का पूरा ये सब डार्क है, दिस इज डार्क। ठीक, ये डार्क है, ये डार्क है पूरा, ये पूरा का पूरा डार्क है सब कुछ। ठीक है, और खाली ये ब्राइट लाइन नजर आ रही है अपन को। ठीक है, ब्राइट लाइन क्यों नजर आ रही है, क्योंकि जो ये सैंपल था ये कुछ लाइट्स एमिट करेगा, कुछ वेवलेंथ्स एमिट करेगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ्स जो इसने एब्जॉर्ब करी होंगी, है ना, जब इनिशियली अपन ने व्हाइट लाइट डाली थी। तो अब ये जो लाइंस हैं ये वापस से रीअपियर हो जाएंगी, है ना, अपन अगर इसको स्टडी करेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे तो। ठीक है, अगर ये लाइंस नजर आ रही है अपन को तो लाइन स्पेक्ट्रम हो जाएगा, इट विल करस्पॉन्ड टू एटॉमिक सैंपल। ठीक है, और ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड अपन को नजर आएगा। यहां पे हर लाइन, एवरी लाइन, है ना, करस्पॉन्ड टू अ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसको भी अपन लिख सकते हैं कि एवरी लाइन corresponds to an electronic ट्रांजिशन। बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया होगा तभी तो उसने कुछ रिलीज किया होगा। ये समझ में आ रहा है अपन को, क्या इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया, ट्रांजिशन किया उसने, तो उसने कुछ एनर्जी रिलीज करी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, और वही अपन को क्या हो गया, यहां पे नजर आ गया इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना केस कब, जब अपने पास एक एटॉमिक सैंपल रहेगा। अगर अपने पास में एक मॉलिक्यूलर सैंपल होता, अपने पास में क्या होता, एक मॉलिक्यूलर सैंपल होता, तो फिर अपन को क्या नजर आता, इस तरीके से एक ब्राइट बैंड नजर आता। ठीक है, याद करो वहां पे क्या नजर आया था अपन को, डार्क बैंड नजर आया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, तो पूरा का पूरा बैंड एब्जॉर्ब हो गया था वहां पे। अब वापस से ये क्या हो गया, बैंड रिलीज हो गया है, और दिस इज बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, किस केस में आएगा ये, मॉलिक्यूलर सैंपल अगर हम लेंगे तो उसके केस में आएगा ये। ठीक है, और ये क्या है बेसिकली, है ना, ब्राइट बैंड्स ऑन
डार्क बैकग्राउंड, शॉर्ट लिख रहा हूं बीजी में, डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। और बेसिकली क्या है ये, क्लोजली स्पेस्ड लाइंस हैं, क्लोजली स्पेस्ड लाइंस which appear as bands, ठीक है। ये अपने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया इसका कि ये क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम है मॉलिक्यूलर सैंपल के लिए, ब्राइट बैंड्स ऑन डार्क बैकग्राउंड है, ये पूरा डार्क बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है। और क्या है, बेसिकली क्लोजली स्पेस्ड लाइंस है, तो क्या नजर आ रहा है अपन को, बैंड की तरह नजर में आ रहा है। अगर अपन ने इनिशियली मॉलिक्यूलर सैंपल लिया था, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के केस में, तो वहां पे कुछ लाइट एब्जॉर्ब हुआ था, ठीक है, तो डार्क बैंड बन गए थे वहां पे, है ना, डार्क बैंड्स ऑन कलर्ड बैकग्राउंड। तो जब अपन ने वापस से उसी सैंपल को लिया और जब लाइट को देखा, तो बाहर लाइट निकल रहा है, तो उसको देखा, क्या नजर आया अपन को, वही बैंड वापस से रीअपीयर हो गए अपने सामने, है ना। तो बेसिकली क्या आ गया था, ब्राइट बैंड ऑन डार्क बैकग्राउंड अपन को नजर में आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है, सैंपल जो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, अगर अपन ने उसको वापस से यूज कर लिया तो क्या मिल जाएगा अपन को, एमिशन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर अपन ने ओवरलैप कर दिया तो क्या मिल जाएगा अपन को, पूरा का पूरा विबग्योर मिल जाएगा। वापस दोहरा रहा हूं, पहले मिलेगा अपन को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसके बाद मिलेगा अपन को एमिशन स्पेक्ट्रम। अगर मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की स्लाइड को ऐसे रखा, फोटोग्राफिक प्लेट को इस तरीके से रखा, और जो मेरा एमिशन स्पेक्ट्रम है उसकी फोटोग्राफिक प्लेट को मैंने इस तरीके से रखा, और दोनों को क्या कर दिया, ऐसे ओवरलैप करवा दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा विबग्योर मिल जाएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि पूरा क्या हो जाएगा, कलर्ड जो था पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि जो भी उसमें डिसकंटिन्यूटी थी वो क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे को पूरा कर देंगे, फुलफिल कर देंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं अभी, फटाफट देख लेते हैं, आसान है वैसे ये, कि आफ्टर इररेडिएशन ऑफ सैंपल इट बिकम्स एक्साइटेड, है ना, कि अपन ने जो उस पर लाइट डाला तो सैंपल क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया, एंड इट रीएमिट्स एब्जॉर्ब्ड लाइट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये तो समझ रहे हैं अपन कि अपन ने लाइट डाला, सैंपल एक्साइटेड हो गया, ठीक है। अब उसको कूल करने के लिए अलाउ किया, तो कूल डाउन होगा तो क्या करेगा, वापस से लाइट को रीएमिट वो करेगा। दीज रेडिएशंस आर अगेन डिफ्रैक्टेड बाय अनदर प्रिज्म एंड कलेक्टेड ओवर फोटोग्राफिक प्लेट। तो जो लाइट बाहर निकल रहा था अपन ने क्या करा, उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट कर लिया। दिस टाइम वी ऑब्जर्व्ड कलर्ड पोर्शन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट विच इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। अब इस बार जब लोग कलर्ड लाइन नजर आएंगी, कलर्ड पोर्शन जो नजर आएगा फोटोग्राफिक प्लेट पे, अपन क्या बोल देंगे उसको, एमिशन स्पेक्ट्रम बोल देंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम भी कौन सा, डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। इट कंटेन्स वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, जो वेवलेंथ वहां पे एब्जॉर्ब हो गया था, है ना, जो गायब हो गया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, वो यहां पे वापस से रीअपीयर हो जाएगा इन एमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास में है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एटॉमिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और काफी अभी लेक्चर चलेगा भी ये टॉपिक पर्टिकुलरली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना बोहर एटॉमिक मॉडल है वो किस पे एप्लीकेबल है वो समझते हैं, कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना, मतलब क्या होना चाहिए, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर, जैसे कि हाइड्रोजन He+, Li+2 या Be+3, ठीक है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली He+ में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर अपन ने एक बाहर निकाल दिया, कितना बचा, एक ही बचा, तो He+ आ गया। Li में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन ने 2 बाहर निकाल दिया, तो Li+2 बचा। सिमिलरली फॉर Be बेरिलियम, ठीक है। तो अब बोहर एटॉमिक मॉडल समझने के पहले अपने पास कुछ पोस्टुलेट्स हैं बोहर के, जो अपन को हेल्प करते हैं बोहर का मॉडल अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो लेट्स स्टडी दोस पोस्टुलेट्स वन बाय वन, ठीक है, काफी आसान पोस्टुलेट्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो पहला तो क्या है, पहला काफी आसान है कि हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। कि क्या बोला इसने, कि पॉजिटिवली हैवी चार्ज न्यूक्लियस कहां रहेगा, सेंटर ऑफ एटम के बीच में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स और शेल्स। कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार घूमता रहता है, ठीक है। इसको अपन ऑर्बिट या शेल बोलते हैं, क्लोज होता है ये। तो जैसे कि अपने ये बीच में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है, तो अपन क्या बोल देंगे, अपन इसको क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट, और इसको अपन शेल बोल देंगे। और थोड़ा डिटेल में समझे अपन इसको, तो इसको बहुत ध्यान से समझे यहाँ पे, कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स रहेंगे ये कंसेंट्रिक सर्कल की तरह रहेंगे, ठीक है। एक सर्कल रहेगा, फिर एक और सर्कल रहेगा। इसको अगर अपन चाहें
तो KLMN बोल सकते हैं, या फिर इसको चाहे तो 1 2 3 4 भी बोल सकते हैं ना, डिपेंड करेगा अपन। अगर इसको KLMN बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, शेल्स बोलेंगे ना, KLMN शेल्स। अगर 1 2 3 4 बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ऑर्बिट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, ऑर्बिट्स बोलेंगे। और बेसिकली 1 2 3 4 क्या है, n बराबर क्या है, ये दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ लिया होगा कि n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये n 1 2 3 4 क्या बताएगा अपन को, ऑर्बिट बताएगा। अगर KLMN बोला तो क्या बोलेंगे, शेल बोलेंगे, है ना, बात एक ही है। बट अगर अपन शेल बोलेंगे तो KLMN बोलेंगे, ऑर्बिट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 बोलेंगे, ठीक है। नाउ दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, है ना। कैसे ऑर्बिट्स है ये, स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। मतलब क्या है, इनका एनर्जी फिक्स है। क्या है, इनका एनर्जी फिक्स है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है और इलेक्ट्रॉन यहां पे है, या फिर यहां पे है, या फिर यहां पे है, अगर एक पर्टिकुलर शेल में है तो हर जगह क्या रहेगा, उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर शेल में घूम रहा है तो क्या रहेगा, उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, वो फिर चेंज नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है अपन को, इसको अपन अभी आगे और समझेंगे। तो बेसिकली जो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है तो एनर्जी उसकी लॉस होनी चाहिए, वो यहां पे दूर हो गया। कैसे दूर हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एक ही शेल में घूम रहा है तो वो इसी शेल में घूमता रहेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे सपोज करो n बराबर 1 शेल पे है, तो अगर वो लगातार यहां पे घूम रहा है तो उसकी जो पोजीशन है, चाहे वो यहां पे 4 पोजीशन मैंने बताई आपको, ये कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन रहे, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर उसकी एनर्जी लगातार सेम है तो ना तो उसने एनर्जी को गेन किया, ना तो उसने एनर्जी को लूज किया, ठीक है। तो क्या रहा, उसका एनर्जी कांस्टेंट रह गया। तो इट इज कंटिन्यूइंग दैट पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ, नाइदर लूजिंग एनर्जी नॉर गेनिंग एनर्जी। इसको भी अपन और इलैबोरेट करेंगे एक और पॉइंट में आगे, अभी तुरंत, अभी 1 मिनट के अंदर। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा कि किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड ना देयर आर इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या होती है यहाँ पे, इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट्स अवेलेबल होती हैं, क्योंकि अपन न्यूक्लियस अपन ने सपोज ये माना तो इसके अराउंड तो क्या बना सकते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट बना सकते हैं, जितनी चाहे उतनी वैल्यूज बना सकते हैं ऑर्बिट्स की ना, कि बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल खींचते जाओ तो कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। अवेलेबल अराउंड द न्यूक्लियस, ये बात समझ में आई सबको, ठीक। आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स, की इतनी सारी ऑर्बिट्स हैं, आउट ऑफ दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स in which its angular momentum is integer multiple of h upon 2 pi, है ना। क्या बोलते हैं अपन ने कि अपने कंडीशन लगा दी कि इतनी सारी जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, है ना, आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन खाली और खाली कहां रिवॉल्व करेगा, जहां पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, mvr होता है। अगर अपन को नहीं पता भी अपन देख लेंगे, है ना, कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, h अपॉन 2 पाई का, है ना, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना जरूरी है एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। तो एंड दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी को अपन ने क्या बोल दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोल दिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि अपन को डिफाइन करने में मदद मिल गई कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे कौन कौन सी ऑर्बिट पे प्रेजेंट होगा। ऐसे तो इनफाइनाइट अपने पास ऑर्बिट्स हैं, बट अपन को डिफाइन तो करना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रॉन कहां पे एक्चुअली में मिलेगा। तो कहां मिलेगा, बोहर ने क्या बोला, वहीं पे मिलेगा जहां पे जो एंगुलर मोमेंटम हो जाए, क्या हो जाए, h/2 पाई का क्या हो जाए, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए, ठीक है। तो mvr क्या होता है, अपना एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंड mvr शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कितना, h अपॉन 2 पाई, और अपन ने n लगा दिया साथ में। n क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। m क्या है अपने पास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच यू हैव गॉट, है ना, बाय क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो जब भी आगे मैं अगर मैं अपने फ्यूचर रेफरेंस में बोलूंगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो इक्वेशन है वो कौन सी है, तो अपन क्या याद करेंगे दिमाग में, mvr = nh/2 पाई, अपन तुरंत याद करेंगे। और इसकी मदद से अपन आगे काफी चीजें डिराइव भी करने वाले हैं, रेडियस, वेलोसिटी वगैरह अपन डिराइव करेंगे। तो सिंपल क्या है, mvr = nh/2 पाई, ठीक है। इसमें n क्या है ना, एक इंटीजर होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आगे चलते हैं और अपन, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दीज ऑर्बिट्स, है ना, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर, तो नो ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मीनिंग until electron revolves in any stationary orbit, it will neither lose energy nor
गेन एनर्जी। अभी आपको मैंने समझाया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है अपना लगातार घूमता रहेगा किसी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर में, ठीक है, तो नाइदर इट विल लूज एनर्जी नाइदर इट विल गेन एनर्जी। तो उसका जो स्टेबिलिटी है वो अपन ने डिफाइन कर दिया, वो अपन ने अंडरस्टैंड करवा दिया दुनिया को कि क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है लगातार घूमता रहता है अपनी ही सर्कुलर ऑर्बिट में, ना जगह बदलता है ना कुछ और करता है, घूम रहा है लगातार, और उसकी पूरी सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या है, सेम एनर्जी, कहीं पे भी वो मिल जाए, ठीक है, बस उसको ऑर्बिट अपनी सेम रखनी है, ऑर्बिट उसको नहीं बदलनी है, तो क्या रहेगा, उसका एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट एटम, कि इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल है अपनी अपनी ऑर्बिट में, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लो एनर्जी लेवल, है ना, लो एनर्जी लेवल से कहां जाएगा, हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा, इट विल गेन एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, मैं यहां पे जगह है, मैं ड्रॉ करके बताता हूं आपको। सपोज करो ये मेरा इस तरीके से ऑर्बिट है, ठीक है, इस तरीके से मेरा ये ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन मेरा अभी यहां प्रेजेंट है, इस जगह पे मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक। मेरा इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, जंप करके यहां इस ऑर्बिट में चला गया, ओवर हियर द इलेक्ट्रॉन हैज गॉन, ठीक। अब अगर इलेक्ट्रॉन मेरा यहां से यहां जंप करके चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को डेफिनेटली कुछ एनर्जी दिया होगा मैंने, तभी तो उसने क्या किया, अपना ऑर्बिट चेंज कर लिया। तो अगर यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन गया है तो वो क्या हो गया है, एक्साइट हो गया है, इट हैज एक्साइटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, इट विल गेन एनर्जी, क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। एनर्जी इज गेन्ड व्हेन अ फोटोन इज इंसिडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली बात है कि जो फोटोन होगा वही क्या करेगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही, काफी आसान सी बात है। अब सपोज करो यही इलेक्ट्रॉन दोबारा रिटर्न हो जाए नीचे, है ना, दोबारा क्या हो जाए, यही इलेक्ट्रॉन वापस से नीचे रिटर्न हो जाए, तो क्या होगा, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, इट विल रिलीज एनर्जी। क्या करेगा, जैसे सपोज करो इसने कुछ एनर्जी यहां पे एब्जॉर्ब करी थी, यहां ऊपर जाने के लिए इसने क्या करा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, ऊपर चला गया। अब जब ये नीचे आएगा तो क्या करेगा, उसी एनर्जी को दोबारा से रिलीज कर देगा और नीचे ट्रांजिशन शो कर देगा फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। अब अपन क्या बोल देंगे, इसको डी एक्साइटेशन एनर्जी बोल देंगे। पहले अपन ने क्या बोला था, एक्साइटेशन एनर्जी, अब क्या बोल देंगे, डी एक्साइटेशन एनर्जी अपन इसको बोल देंगे, ठीक है। जो भी रिलीज होगा किस फॉर्म में रिलीज होगा, फोटोन के फॉर्म में रिलीज होगा। जो भी एनर्जी रिलीज होगा किस फॉर्म में रिलीज होगा, फोटोन के फॉर्म में रिलीज होगा। एनर्जी गेन कर दी फोटोन के फॉर्म में, रिलीज भी करेगा किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। तो सिंपल अगर अपन इसमें निकालना चाहें कि डेल्टा ई जो हो जाएगा, है ना, कि जो डेल्टा ई होगा इनका एनर्जी का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, En2 माइनस En1, कि N2 का एनर्जी डिफरेंस माइनस एनर्जी 1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो फोटोन का एनर्जी होगा उसके बराबर हो जाएगा। बिकॉज जो ऊपर जाने में एनर्जी लगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली सपोज करो नीचे आने में एनर्जी निकालना चाहिए, ऊपर से नीचे आया इलेक्ट्रॉन, तो कितना एनर्जी उसने रिलीज किया, जो ऊपर का एनर्जी था जो नीचे का एनर्जी था, यही गैप ही अपन को निकालना है कि गैप जो है, ठीक है, तो ये गैप है कितना आएगा, En2 माइनस En1, और ये जो गैप है इसके गैप के बराबर ही क्या निकलेगा, एक फोटोन बाहर निकल जाएगा, ई फोटोन, और किसके बराबर होगा, hc बाई लैम्डा के बराबर होगा। लैम्डा अपन को निकल जाएगा, फोटोन को कितना भी लैम्डा अपन को आने वाला है, ठीक है। अगर ये बात अपन को अभी समझ में नहीं आई हो कि अपन ने ई फोटोन कैसे वगैरह सब ये लिख दिया, तो अगर अभी नहीं समझेंगे कोई बात नहीं, अपन इसको पूरा एनर्जी में एक बार और बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस चीज का। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि अपना जो एनर्जी गैप होगा, एनर्जी गैप होता क्या है नहीं पता, घबराने की बात नहीं है, अपन इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ई फोटोन क्या हो गया, hc बाय लैम्डा के बराबर हो गया। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने फोटोन निकलेंगे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांजिशन करेगा उसके बराबर हो जाएगा। सिंपल मेथड है समझने का, ये समझते हैं अपन, देखो इसको इस तरीके से, ये मैंने 3 बना दिए यहां पे, ठीक है, 3 एक और बना देते हैं, चलो ये मैंने 4 शेल बना दिए यहां पे, ठीक है। अब मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे है, यहां इस जगह पे है, ठीक है, यहां पे मेरा इस जगह इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 4 पे, n इक्वल टू 4 पे क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन है। सपोज करो मेरा इलेक्ट्रॉन पहले n बराबर 4 से n बराबर 3 पे आया, ठीक है, तो एक फोटोन बाहर निकल गया, एक ट्रांजिशन हुआ 4 से 3 पे, एक फोटोन बाहर निकल गया। अब सपोज करो 3 से वो आया 2 पे, ठीक है, तो एक और ट्रांजिशन हुआ, एक और फोटोन बाहर निकल गया, है ना। सपोज करो इसको E1 मान लो फोटोन को, इसको E2 मान लो, और ये एक और आया ट्रांजिशन यहाँ पे शो करा है इसने, तो यहाँ पे एक और E3 बाहर निकल गया। तो 3 ट्रांजिशन हुए, 3 फोटोन क्या हो गए, बाहर निकल गए, ठीक है। लिखे यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन, कितना ट्रांजिशन किया, 3 ट्रांजिशन किया।
सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहां 4 से डायरेक्टली 1 पे जंप मारता, क्या मारता, डायरेक्टली 4 से 1 पे जंप मारता तो एक ही फोटोन बाहर निकलता है ना। सपोज करो अपन ने इसको E4 बोल दिया, तो यहाँ पे कितने ट्रांजिशन हुए, एक ट्रांजिशन हुआ, और कितना फोटोन बाहर निकला, एक ही फोटोन यहाँ पे बाहर निकला। तो ठीक है, इसको भी अपन और डिटेल में समझने वाले हैं आगे। ये मैंने आपको बेसिकली ओवरव्यू आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। पोस्टुलेट अपन को समझ में आ गए सारे के सारे बोहर के, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड्स, बोहर ने क्या मान लिया था कि जो अकॉर्डिंग टू बोहर क्या था, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ, है ना। तो बेसिकली क्या है कि अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ में, है ना, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। अब जो सर्कुलर पाथ में वो जो घूमेगा, है ना, तो ठीक है, दो तरह के फोर्स लगेंगे। पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूं कि दो तरह के फोर्स लगेंगे। एक फोर्स होगा अपने पास में सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होगा अपने पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होने वाला है कि जो सर्कुलर मोशन इज बैलेंस्ड बाय टू फोर्सेस, ठीक है। पहला अपने पास में है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, ये इसको अपन कूलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हैं, कूलम्बिक फोर्स। ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है, तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगेगा तो क्या लगा, इलेक्ट्रॉन को अंदर पुल करेगा, ठीक है। दूसरा अपने पास में होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये क्यों होगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है, तो क्या लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है, ड्यू टू सर्कुलर मोशन, ये लगने वाला है अपने पास में, ठीक। अब इसका थोड़ा डायग्राम वगैरह समझते हैं अपन, थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए समझना। सपोज करो ये अपने पास में एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। याद रखना, दिस इज अ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोहर मॉडल की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही आएगा हमेशा के लिए, ठीक है। बोहर मॉडल किस पे एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे वैलिड है, ठीक। तो हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये Q है ना, जो Q है वो क्या है, Q1 तो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q2 क्या हो जाएगा, अगर सपोज करो एटॉमिक नंबर Z था तो ZE हो जाएगा, है ना। इस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो जाएगा, ZE हो जाएगा, बिकॉज प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, Z के बराबर प्रोटॉन हो जाएंगे, और हर प्रोटॉन में चार्ज कितना है, E के बराबर, टोटल चार्ज कितना हो गया, ZE के बराबर हो गया। तो ये एक फोर्स लगेगा अंदर की तरफ में, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से होगी, तो एक लगेगा mv²/r, है ना। तो ये बेसिकली मैं लिख देता हूं इसको यहां पे अलग से। तो ये तो अपने पास में कौन सा फोर्स हो गया दोस्तों, दिस इज सेंट्रीपिटल, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होगा, और ये आ जाएगा अपने पास में कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये लगेगा कहां पे, बाहर की तरफ में, ठीक है। और बेसिकली क्या हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस है ना, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है बैलेंस्ड है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। अब सेंट्रीपिटल तो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है, ये अपन ऑलरेडी जानते हैं, तो K Q1 Q2/r², ये हो जाएगा। एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r होता है, ठीक है। इसको अगर आप अपन और सिंप्लीफाई कर ले हल्का, तो क्या आ जाएगा, ये K Q1 कितना है अपने पास में, E Q2 कितना है अपन, ZE, तो ZE²/r² इज इक्वल्स टू mv²/r। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपने पास में एक, इसको अपन सेकंड बोल रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड अपने पास इक्वेशन है। फर्स्ट याद करो कौन सी थी, mvr इक्वल्स टू NH/2π। सेकंड अपने पास में ये आ गई। इन दोनों की मदद से अपन काफी सारी डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई है ना, फोर्स अपन ने बैलेंस कर दिया बेसिकली, उससे अपना रिलेशन निकल के आ गया। यहाँ पे सिंबल्स की क्या क्या वैल्यू है, के क्या है अपने पास में, कूलम्बिक कांस्टेंट, वैल्यू कितना होता है इसका 9 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर पर लेने वाले हैं। E क्या है बेसिकली, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम्स। ठीक, और R तो अपने पास क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एंड व्हाट इज V, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और M तो मुझे पता ही है क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी, है ना। कितना आएगा ये 9.1 10 की पावर -31 केजी के बराबर में ये आने वाला है। ठीक, तो ये मेरा पूरा का पूरा मतलब डिस्क्रिप्शन हो गया, जो भी अपने टर्म्स यहाँ पे यूज करे हैं, के जेड ई एम वी आर सब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। ठीक है, ये इक्वेशन आप ध्यान रखेंगे, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय आर, और सेकंड इक्वेशन अपन को याद रखना है, कौन सा रखना है, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। इन दोनों की मदद से अपन काफी सारे डेरिवेशंस करेंगे। नेक्स्ट सन पे मैं आपको डेराइव करके बताऊंगा कि रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से आता है। ठीक है गाइस।